दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 808 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आपके एमसीक्यू रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रगटीकरण ही भाषा है। यह परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा दी गई थी स्वीट के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणीय सामग्री सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण कराना संबंधित है। तो जब हम कोई भी चीज़ सुना करके उसका अर्थ ग्रहण कराएंगे तो उसको सुनना कौशल में शामिल किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन से हास्य है। तो मौन वाचन का मतलब होता है बिना बोले पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप जो है कैसा होगा। तो सरल से कठिन की ओर, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, जिज्ञासा उत्पादक हो, उपरोक्त सभी सही है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। तो निगमन प्रणाली में पहले नियम को बता दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, ध्यान रखिएगा। अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना जो है वो वाक्य कहलाता है। अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध और सार्थक शब्दों में, शब्दों की बात हो रही है, शब्दों में प्रकट कराना जो है वो क्या होता है, वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे गलत है, वाक्य नहीं अभिव्यक्ति होगा। अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों से प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अभिव्यक्ति इज द राइट आंसर। समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के कौशल से आता है। रामचरितमानस, कामयानी, साकेत प्रमुख जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। वक्ता और श्रोता में सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा स्किनर ने दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं। छात्र अपने अनुभवों को सुनाता है, इसमें कौन सा कौशल निहित है। तो इसमें बोलने का कौशल निहित है। ठीक है, इसमें बोलने का, क्योंकि वो बोल कर छात्र अपने अनुभवों को सुनाता है, तो सुनाता कैसे है, बोल करके। तो इसमें वाक्य कौशल, बोलने का कौशल निहित है। ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण जो है वो क्या है, हल, चल, पल, कल, फल, नल, बल, धल। इस तरह से जो भी एक जैसे स्वन ध्वनि साम्य, मतलब बोलते समय जो है एक ही सुर निकलता जाए, वही ध्वनि साम्य होता है। ठीक है ना। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को कालखंड वार योजना के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण शब्दानुशासन है, ये वक्तव्य जो है महर्षि पतंजलि का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा वाक ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है, परिभाषा हेनरी स्वीट ने दी है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों के प्रयोग को भाषा कहते हैं, ये कहा है गार्डिनर ने, E H गार्डिनर ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुष्य मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर श्यामा सुंदर दास के अकॉर्डिंग है ये स्टेटमेंट, ये परिभाषा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आदान नहीं आदान प्रदान करते हैं। तो ये किसने कहा है, ये भी कथन जो है ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। आदान प्रदान करते हैं, ये कथन किसकी है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकता है। यह आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक यानी कि बिना बोले हुए जो ध्वनि होती है, या अध्वनात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वनात्मक होकर होठों से प्रकट होती है उसे भाषा की संज्ञा दी गई है, ये प्लेटो ने कहा है। ध्वनात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, ये स्वीट ने कहा है। भाषा यच्छादिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिससे एक सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करता है। इसको ब्लॉक और ट्रेगर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है, एकाग्रता। ठीक है, मानसिक क्रिया कैसी होती है मौन वाचन में, एकाग्रता बढ़ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के सोपान है।
तो आदर्श वाचन भी आता है, अनुकरण वाचन भी आता है, उच्चारण संशोधन भी आता है, उपयुक्त सभी सही हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है। अच्छा, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो कविता कहलाती है। कविता की ये परिभाषा जो है श्याम सुंदर दास ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य संज्ञा जो है स्किनर ने दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, खाली स्थान भरना है। कॉपी या स्लेट को आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर सही होगा। कम से कम 25 सेंटीमीटर से दूर अगर पास रखोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। खाली स्थान में जीवन के किसी एक पक्ष का या घटना का वर्णन होता है, तो खंड काव्य में है किसी जीवन के एक पक्ष या घटना का वर्णन होता है। व्याकरण शिक्षण की खाली स्थान में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं, तो निगमन प्रणाली में नियम बता दिए जाते हैं पहले। भाषा का प्रथम स्वरूप जो है वो क्या है? हमारा जो है मातृभाषा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत एक खालिस्तान देश है तो बहुभाषी देश है, यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। त वर्ण का पंचम अक्षर क्या है? तो त थ द ध न। न जो है इसका आपका पंचम अक्षर है। काव्य पाठ सुनने से छात्रों में किस कौशल का विकास होगा? तो सुनेंगे तो श्रवण कौशल, श्रवण कौशल का विकास होगा। किसने सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है? तो महात्मा गांधी ने उसको अपूर्ण माना है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो एक महाकाव्य है ये। व्याकरण पढ़ाने की एक अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? तो आगमन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है व्याकरण पढ़ने की अच्छी विधियों में। इसके बाद में है, सही विकल्प चुनना है। वे शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द हिंदी में आए हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। छात्रों द्वारा विविध घटनाओं को सुनाने से उनमें जो है खालिस्तान का विधा सुनाते हैं, तो सुनाने से क्या होगा? बोलने का कौशल विकसित होगा। वो मुंह से बात कर रहे हैं तो बोलने का कौशल विकसित होगा। वाचन का एक प्रकार है, तो सस्वर वाचन जो है एक प्रकार है। इसका जो है खालिस्तान में कविता रागमय और रोचक होती है, तो पद में जो है कविता काव्य होती है। कविता काव्य पद में होता है। भाषा संसर्ग विधि से खालिस्तान व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो व्यवहारिक व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, प वर्ण के सभी वर्णों को लिखिए, तो प फ ब भ म इस तरह से आपको लिखना होगा। सुनना दक्षता विकसित करने के लिए संचार माध्यम की किस अधिगम सामग्री का उपयोग उचित होगा? तो सुनना दक्षता विकसित करने यानी सुनने के लिए तो टेप रिकॉर्डर, लिंग्वा फोन, भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रामोफोन इत्यादि। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की दो शिक्षण विधियों के नाम बताइए। एक आगमन विधि है, एक निगमन विधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा बताइए। तो 150 शब्द होती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको जब एग्जाम पेपर को आप स्टार्टिंग में उठाओगे, पूरा का पूरा पहले पेज पे चले जाओ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय जो है 150 शब्दों में होता है। ये क्वेश्चन के पेपर में ही लिखा हुआ इसका आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आगे आपका यहाँ पे पूछा गया, अच्छे मूल्यांकन की कोई एक विशेषता लिखिए। अच्छे मूल्यांकन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, कठिनाई स्तर, व्यापकता, सहजता, ये सारी की सारी कोई भी एक बतानी थी आपको। इसके बाद है भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, भारत की राजभाषा है वो है हिंदी। लेकिन अगर क्वेश्चन राष्ट्रभाषा के नाम से आ जाए तब भी हिंदी लिखना है। आकलन किया जाता है, आकलन किसका किया जाता है? विभिन्न विषय क्षेत्रों में सीखने का भी, बच्चों की रुचि का भी, रुझानों का भी, बच्चों में शिक्षण से होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन और प्रगति का भी। उपरोक्त सभी सही है। हिंदी भाषा का विकास जो है खालिस्तान भाषा से हुआ है, तो खड़ी बोली से हुआ है। मानक भाषा कहते हैं तो साहित्यिक भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? तो भाव और विचारों को समझना, समझाना, साथ ही साथ उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, सभी सही हैं इसमें। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि प्रयुक्त मानी जाती है? तो इसमें जो है अनुवाद विधि, संरचना विधि, प्रत्यक्ष विधि, ये सारी की सारी उपयुक्त विधियां हैं। भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का व्यक्तीकरण है। भाषा की ये परिभाषा जो है स्वीट ने दी है। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की बोली जो है वो कौन सी है? हल्दी बोली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय यानी कि भाषा कौन सी है? तो बुंदेली ही बोली जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ किससे होता है? तो वार्तालाप से होता है। जब भाषा के मौखिक मतलब मुंह से जब हम बात करते हैं तो वार्तालाप से होता है।
सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो स्वर की शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले स्वर पढ़ाए जाते हैं बालक को। वस्तुपरक संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए उत्तम विधि क्या है? तो देखो और कहो विधि सबसे उत्तम मानी जाती है। पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है अभ्यास से प्राप्त करता है, जिसमें जिसको बालक जो है अभ्यास से प्राप्त करता है। सस्वर वाचन का अर्थ जो है वो क्या होता है? लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन, मतलब जोर से पढ़ना, ध्वनि के साथ पढ़ना। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि व अर्थ साथ साथ चलते हैं, ये कहा था पांडे ने। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, तो उसे खालिस्तान शब्द कहते हैं, तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। रचनात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं, ये कथन जो है विश्वनाथ ने दी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, खाली स्थान में आरोह अवरोह लय का ध्यान रखना आवश्यक है, तो पद्य काव्य में, जो कविता बोलेंगे उसमें। पतंजलि ने खाली स्थान को भाषा का अनुशासन बताया है, तो व्याकरण को भाषा का अनुशासन बताया है। खाली स्थान वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है, तो मौन वाचन में निपुणता जो है भाषाई दक्षता का सूचक होता है। ठीक है, मौन वाचन में निपुणता भाषाई, सस्वर वाचन में, मौन वाचन में। एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ इसको दोबारा से कहीं बुक में। यहाँ पर स्वस्वर वाचन ही आएगा, मौन वाचन गलत है, यहाँ पे मौन वाचन नहीं आएगा, तो मौन वाचन को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, मौन वाचन को हम इरेज कर देते हैं, और जो है आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सस्वर वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन जो है इसका सही आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? तो वो है सांस्कृतिक भाषा हमारी संस्कृत। भाषाई कौशलों के नाम लिखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए, इकाई योजना दैनिक शिक्षण कार्य के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, आकलन से क्या से है? आकलन बच्चे की आवश्यकताओं के बारे में सूचना को एकत्रित करना और एक साथ लाना होता है, ये हम आकलन से आज से बता सकते हैं। और भी बहुत सारी परिभाषाएं मैंने दी हैं, मैंने अपने मन से लिखा, आप अपने मन से लिख सकते हैं। मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए, तो हन्ना ने कहा है, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन, यानी कि जो इकट्ठा किया गया है, और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। तो कोई एक परिभाषा आपको लिखनी है। इसमें से अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। इसके बाद में कविता में सौंदर्य निहित होता है। तो अभी आपने हिंदी का पेपर दिया था, आपका जो हिंदी था, हिंदी शिक्षण था, एक और आपका पेपर हिंदी का ही है, जिसको हमने कहा था शायद भाषा, जिसका नाम था भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपके सारे पेपर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप सारे विषय को पहले से पढ़ लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपको आसानी होती है कि आप जो है पेपर में जो लिखेंगे वो अच्छा है। जैसे कि आकलन की ही परिभाषा या मूल्यांकन की परिभाषाओं की बात करूँ, तो ये हर पेपर में लगभग लगभग एक दो पेपर छोड़ करके सभी में पूछा जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, इकाई योजना के बारे में किसी भी विषय में पूछा जाता है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आपको सारे विषय पढ़ लेने चाहिए। कविता में सौंदर्य निहित होता है, तो भाव सौंदर्य भी होता है, भाषा सौंदर्य भी होता है, विचार सौंदर्य भी होता है, उपरोक्त सभी सही है। लिखना सीखने में इंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि जो है वो कौन सी है? मांटेसरी विधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से खंड काव्य का उदाहरण आपको बताना है। जयद्रथ वध जो है ये खंड काव्य है। बाकी जो रामायण है, रघुवंश है, पृथ्वीराज रासो, ये महाकाव्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं, वो कौन सा है नियम है? वो कौन सी प्रणाली है? वो आगमन प्रणाली है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निगमन प्रणाली में जो होता है पहले नियम बताते हैं, फिर जो है आपको उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। पठन का अर्थ क्या होता है? तो सस्वर और मौन वाचन दोनों ही होता है, दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं, तो सस्वर भी है और मौन भी है, दोनों ही सही है। अच्छे वाचन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रत्येक शब्द को बल और विराम के साथ पढ़ना जो है विशेषता नहीं होती, कि अच्छे वाचन में आप प्रत्येक शब्द पे बल नहीं दोगे हैं, और रुक रुक के नहीं पढ़ोगे। इसके बाद में दुख की अनुभूति का वाचक का स्वर भारी होना क्या क्या है? अगर दुख की अनुभूति हो जाती है, तो कोई बोल रहा है तो उसका स्वर भारी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ध्वनि वश्यता, ध्वनि वश्यता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया,
अ का अंग उच्चारण करना कौन सा दोष है? तो ये अभ्यासगत जो है दोष है, अभ्यास ढंग से नहीं किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? अर्थग्रहता। अर्थग्रहता जो है ये इसका कौन सा है? प्रमुख पक्ष है। मौन वाचन में मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? अर्थग्रहता, अर्थग्रहणता। निम्नलिखित वर्तनी शुद्ध शुद्ध है, तो इसमें से आशीर्वाद 4 बार लिखा गया, लेकिन इसमें से सही जो आशीर्वाद है वो ये वाला आशीर्वाद है, आशीर्वाद। आशी और र फिर वाद है ना, तो वा के ऊपर र आएगा। कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है तो शब्दों का कठिन निवारण हो। ठीक है ना, कविता शिक्षण में जो कठिन कठिन शब्द है ना उसका निवारण हो। उसके बाद जो है आपका भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? तो श्रवण कौशल। ठीक है ना, कोई भाषा सिखाओगे तो सबसे प्रमुख अंग क्या होगा? कि सुने लोग। लिखित भाषा का लघुत्तम रूप जो है, जो हम लिख रहे हैं उसका लघुत्तम रूप जो है वर्ण वर्ण होता है। जो लिख रहे हैं उसका लघु रूप, जो छोटा रूप है वो वर्ण होता है। लेकिन भाषा का लघुत्तम रूप पूछे, केवल भाषा का लघुत्तम रूप क्या होता है? तो ध्वनि होता है, जो बोली जा रही है। ठीक है ना, वो ध्वनि होती है किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन लिखित भाषा की छोटी इकाई वर्ण होती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन होता है कि वो लिखा क्या है क्वेश्चन और आंसर क्या दोगे। भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ किससे होता है? तो वार्तालाप से होता है। भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? श्रवण कौशल। सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो स्वर की शिक्षा दी जाती है। भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ अभी बताया था वार्तालाप से होता है। और सर्वप्रथम बालक को जो है स्वर की शिक्षा दी जाती है। वस्तुपरक संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए सर्वोत्तम विधि जो है वो देखो और कहो विधि मानी जाती है। पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है अभ्यास से प्राप्त करता है ना, अभ्यास करेगा पढ़ने का तो धीरे धीरे प्राप्त करेगा। सस्वर वाचन का अर्थ क्या होता है? लिखित भाषा को ध्यानात्मक पठन, यानी कि जोर से पढ़ना, ध्वनि के साथ पढ़ना। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। ये पांडे ने कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चों की पत्रिका कौन सी है? तो बालहंस पत्रिका बच्चों की होती है। समन्वय युक्त, अर्थ से युक्त होना वाक्य का कौन सा गुण होता है? तो आकांक्षा गुण कहलाता है ये। शब्द के अर्थ परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो भाव साहचर्य हो, रूप की संरचना हो या चेतन प्रक्रिया हो, कोई भी होगा तो आपका जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो ये उपरोक्त सभी सही है। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक रूप है, वो कौन सा है? मौखिक रूप है। ठीक है ना, भाव और विचार जो है, हमारे भाव और विचार जो है कैसी है? मौखिक होते हैं। सुलेख का उदाहरण जो है वो कैसा होता है? सुलेख तो हम लिखित करते हैं, तो लिखित अभिव्यक्ति है। धातु या अनुरक्षण ध्वनि संकेतों से भाषा की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन थे? तो वो प्लेटो थे। भाषा की उत्पत्ति विभिन्न ध्वनियों के आधार पर निर्मित शब्दों के विकास क्रम से हुई है, ये किसका मत है? सैनरी स्वीट बोलते हैं। भाषा का अर्थ क्या है? तो भाषा यानी कि बोलना या कहना होता है। व्यक्ति व्यक्ति के आपसी संबंध, वार्तालाप, विचार विमर्श, चर्चा, शिष्टाचार प्रदर्शन किससे संभव होता है? तो ये भाषा से संभव होता है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए भाषा वरदान साबित हुई है, परिभाषा जो है आचार्य दंडी ने दी है। हेनरी स्वीट की भाषा विषयक परिभाषा कौन सी है? तो हेनरी स्वीट बोलते हैं जिन व्यक्त ध्वनियों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति हो वही भाषा होती है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा है, ये कहा था देवेंद्र नाथ शर्मा ने। भाषा किस प्रकार की संपत्ति है? तो भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा का संप्रेषण मूलतः कैसा होता है? तो वाचिक होता है, यानी कि हम बात करके बोलते हैं। इसके बाद में जो है राजेंद्र, राजिंदर, रजुआ, इस तरह के भाषा के जो एग्जाम्पल है, किस तरह की विशेषता का जो संकेत है, ये किस तरह से है? तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपका जो भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर जा रहा है। हम जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फिर थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं, और फिर जो है अपने देसी स्टाइल में बोल रहे हैं। तो ये भाषा का प्रवाह जो है कठिनता से सरलता की ओर जा रहा है। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 7 होती है, ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजन जो है इसमें कौन सा? प, फ, ब, भ, म जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई ध्वनियों को जब शब्द चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं। जब हम लिख देंगे तो लिख करके उसको क्या कहते हैं? वर्ण। जो हम बोल रहे हैं और उसको लिखा जाता है एक एक शब्दों चिन्हों से, तो वो वर्ण कहलाते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द निर्माण में किसकी सहायता ली जाती है? उपसर्ग और प्रत्यय की।
क्षेत्र, आत्मा, स्वर्ग, पुण्य आदि किस प्रकार के शब्द माने जाते हैं? ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के बिना किसका संप्रेषण नहीं होता? तो भाव का संप्रेषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाक्य के प्रमुख अंग क्या हैं? तो उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के प्रमुख अंग माने जाते हैं। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति किसके गुण हैं? तो वाक्य के गुण माने जाते हैं ये। विधान सूचक, निदेश सूचक, संकेत सूचक वाक्य भेद का आधार कौन सा है? तो अर्थ है। पश्चिमी हिंदी बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी बोलियां जो है खड़ी बोली और ब्रज है। रामचरितमानस की रचना किस बोली में लिखी गई? तो अवधी में लिखी गई थी। नगरों या शहरों और कस्बों के बाहर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, जो नगर से बाहर है, शहर से बाहर है। साहित्यिक गद्य की प्रेम सागर रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था? तो लल्लू लाल ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और दिल्ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। तो यहाँ पे का नहीं है, की है। राष्ट्र एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है, ये किसका विचार था? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का विचार था। वर्तमान में देश प्रेम, स्वभाषा प्रेम, स्वाभिमान की संवाहिका का सम्मान भारत की किस भाषा को प्राप्त हुआ है? तो हिंदी भाषा को ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। विदेशी लोगों के बीच संचार के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। विश्व के लगभग कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है? तो विश्व में लगभग 950 विद्यालयों में हिंदी की बात होती है, हिंदी की पढ़ाई होती है। भाषा का वरदान मनुष्य को किसने दिया है? तो प्रकृति की देन है ये। मन और शरीर के स्वास्थ्य से मूलतः कैसा विकास होता है? तो बौद्धिक विकास होता है। मन और शरीर स्वस्थ रहेगा तो बुद्धि का विकास होगा। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक किसके भेद हैं? तो ये बुद्धि के भेद हैं। के बाद में अनुकूल वातावरण और चीज़ों के ज्ञान आदि से क्या होता है? तो आर्थिक विकास होता है। अनुकूल वातावरण और चीज़ों के ज्ञान से आर्थिक विकास होता है। संवेग के संदर्भ में वुडवर्थ की परिभाषा क्या है? तो संवेग किसी प्राणी की हलचल पूर्ण अवस्था है। संवेग में सुखद अनुभव का क्या परिणाम होता है? तो खुश होना, मूड अच्छा होना इत्यादि। किसी समूह के कार्य करने एवं विचार करने के सभी तरीकों का नाम संस्कृति है, ये किसका मत है? तो ये बोगार्ड्स का है। इसके बाद में आवश्यकताओं की पूर्ति, हस्तांतरण समूह का आदर्श किसकी विशेषताएं हैं? तो ये संस्कृति की विशेषताएं हैं। पूंजी संचयन एवं श्रम शक्ति को आर्थिक विकास किसने माना है? तो डब्ल्यू रोस्टोव ने माना है। आर्थिक विकास के कारक कौन से हैं? तो मानवीय संसाधन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी शामिल होते हैं। काव्य शिक्षण के रचनात्मक कार्य कौन से हैं? तो काव्य में अभिरुचि निर्माण करना, संचयन वृत्ति का विकास करना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, ये सभी। आदर्श काव्य पठन हेतु क्या ध्यातव्य नहीं है? तो आदर्श काव्य पठन बढ़ने के लिए जो ध्यातव्य नहीं है वो लेखन की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ने की बात हो रही है। ठीक है ना। पढ़ने में गति होगा, आरोह होगा, अवरोह होगा, लेखन की बात तो हो ही नहीं रही है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये किसका मत है? तो ये धूमिल बोलते हैं, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। लय, छंद, तुक, अलंकार आदि काव्य के किस पक्ष को व्यक्त करते हैं? तो बाह्य रूप को व्यक्त करते हैं। ठीक है। सौंदर्य रूप में भाव सौंदर्य जो है उसको वो सब आ जाता है। वाक्य सौंदर्य, भाव, शब्द सौंदर्य, भाव सौंदर्य, इस तरह के। जिसमें किसी के जीवन की एक घटना प्रसंग का वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे खंड काव्य कहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। पंचवटी, नहुष, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त ने इसको लिखा है। रामचंद्रिका, रामचरितमानस काव्य के किस भेद के उदाहरण है? तो ये महाकाव्य हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक रचनात्मक अनुभूति है, यह परिभाषा जो है सुमित्रानंदन पंत की है। काव्य वाचन के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? तो काव्य में यति गति होती है, आरोह अवरोह होता है, उतार चढ़ाव भी होता है, लय और ताल भी होता है, ये सभी सही हैं। श्रवण, वाचन एवं पठन कौशल किससे संबंधित है? काव्य वाचन से संबंधित है। गद्य शिक्षण की विधियाँ क्या है? तो अर्थ कथन भी है, विश्लेषण भी है, व्याख्या भी है। सही है सारे के सारे। शब्दों की वर्तनी का ज्ञान, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, शब्द भंडार की वृद्धि किसके उद्देश्य हैं? गद्य शिक्षण के ये उद्देश्य हैं। गद्य का अर्थ क्या है? तो छंद रहित रचना, जिसमें छंद नहीं होता, भाव सौंदर्य नहीं होता है, उसमें अलंकार नहीं होता, वो गद्य होता है। भाषा कौशल, भाषण एवं पत्र लेखन किससे संबंधित है? तो सभी के सभी गद्य विद्या हैं।
अंधा युग, अंधेरी नगरी और ध्रुव स्वामिनी किस विद्या के उदाहरण हैं? तो ये नाटक हैं, सभी के सभी ये नाटक हैं। उपन्यास मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, किसका मत है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है ये बोलते हैं। स्मृति की रेखाएं रचना किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। वाचन को किसने अधिगम क्रिया माना है? डॉक्टर गुलाब राय बोलते हैं कि वाचन जो है अधिगम की क्रिया है। गद्य वाचन का उद्देश्य पहचानिए, तो इसमें गद्य वाचन का उद्देश्य क्या होगा? शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, ठीक है, और इसके अलावा विराम चिन्हों का ज्ञान और स्वर के उतार चढ़ाव का ज्ञान, उपयुक्त सभी सही है। गद्य वाचन शिक्षण की विधियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो समीक्षा विधि जो है शामिल नहीं होती गद्य वाचन में। अक्षरबोध, समवेत पाठ और ध्वनि ध्वनि साम्य विधि ये सारी शामिल होती हैं। कथाओं का मूल स्रोत कौन सा है? तो संस्कृत में वाड्मय। जो कही जाए उसे क्या कहते हैं? तो कहानी कहना होता है। असाधारण घटनाओं की श्रृंखला कहानी है, यह किसका मत है? हेनरी ने बोला है। प्लेटो ने मस्तिष्क के लिए किसकी आवश्यकता बताई है? कहानी और संगीत की। पंच परमेश्वर कहानी में सृजक कौन है? तो प्रेमचंद है। कहानी की संवेदना के संवाहक किसे माना गया है? तो पात्र को माना जाता है। जय शंकर प्रसाद की कहानी जो है वो पुरस्कार है। आदर्शवादी कहानियों का केंद्र बिंदु क्या होता है? आदर्श जीवन मूल्य देते हैं। तत्वों के आधार पर कहानी के कितने भेद हैं? तो 4 तरह के भेद होते हैं। मानसिक द्वंद्व, घुटन, तनाव, कुंठा आदि विषय किस प्रकार की कहानी के अंतर्गत आते हैं? तो मनोवैज्ञानिक कहानी के अंतर्गत आते हैं। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य किसके अंग है? तो ये सब कुछ भाषा के अंग है, व्याकरण के नहीं है, ध्यान रखिएगा। अरे वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाक्य में अवयव क्या है? तो अरे वाह जो है ये अवयव है। व्याकरण का दूसरा नाम जो है शब्द अनुशासन है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आप जो है इसमें देखिए, वीणा स्कूल गया, वीणा किताब पिया, पेड़ से खाना लाया, वीणा बाजार गई, ये सही है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, किसकी परिभाषा है? स्वीट और जैगर की। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? पंडित कामता प्रसाद की। व्याकरण से किस बात का ज्ञान होता है? तो व्याकरण से सामान्य नियम का ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन विधि जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये आप ये वाला हिंदी भाषा शिक्षण का ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो सारे करवाए गए हैं, किस तरह के बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअल में, तो उसको भी करवाया गया है। तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में भी है और यहाँ पे सामने प्लेलिस्ट आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिलेगी। एमसीक्यू के वीडियो भी देख लिया आपने और ये भी वीडियो देख लेना, ये आपका महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।